स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश का पसंदीदा विभाग अब सम्राट चौधरी के पास चली गई है। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी के हिस्से कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आए हैं, जिसमें गृह, स्वास्थ्य, पथ निर्माण से लेकर के पर्यावरण और फिर नगर विकास जैसे विभाग शामिल है। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग, जबकि नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग मिला है। वहीं पर कृषि विभाग की जिम्मेदारी रामकृपाल यादव को दी गई है, जहाँ वहीं पर संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग तथा अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन के साथ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग सौंपा गया है। वहीं पर नीतीश कुमार का पसंदीदा विभाग अब सम्राट चौधरी के पास चला गया है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन और फिर रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला है। लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जबकि सुश्री श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग की जिम्मेदारी मिली है। दोस्तों क्या करारी हार के बाद भी आरजेडी सबक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर फिर से कटाक्ष किया है। 2025 में आरजेडी की बुरी तरीके से हार पराजय का एक कारण नकारात्मक प्रचार भी रहा है। हो सकता है कि पार्टी ने उसे सबक नहीं लिया है। यह दो उदाहरण आपके सामने है। पहला है नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा और दूसरा है आलोचना में राजनीतिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर कटाक्ष। यह कटाक्ष राजद के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर उस वीडियो को अपलोड हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करते समय नीतीश कुमार सम्मान में थोड़ा झुक रहे हैं। वहीं पर अपने पोस्ट में राजद लिख रहा है कि वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर के आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत बताते हुए कटाक्ष कर रहे थे और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तक नहीं। जहां अलबत्ता अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके एनडीए पर परिवारवाद को परिचय देने का भी आरोप लगाया है और विधानसभा की 5 सीटों के परिणामों को बेईमानी का प्रतिफल बताया है। दोस्तों राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के हो रही आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में उन्होंने इतिहास से सबक लेने का हवाला देते हुए फैसले का बचाव किया है। आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए का घटक दल था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और फिर 4 सीटों पर जीत हासिल की। इन 4 सीटों में से एक इनकी पत्नी की सीट थी। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम से चुनाव में जीत हासिल की। लोगों का मानना था कि स्नेहलता कुशवाहा मंत्री के रूप में शपथ लेगी, लेकिन बिहार सरकार मंत्रिमंडल में जब उसे उनके बेटे को शामिल किया गया तभी से उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा था। 20 नवंबर को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने ना विधायक ना एमएलसी रहते हुए सीधे मंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। उन्होंने लिखा है कि कल से मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर के पक्ष और फिर विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक थी, आलोचनात्मक थी। आलोचनाएं स्वस्थ भी थी और फिर दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, संभालती है, क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों का नियत का चित्रण करती है। दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि पहले स्वास्थ्य आलोचकों से आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो फिर जरा समझिए मेरी व्यवस्था को, पार्टी के अस्तित्व और फिर भविष्य को बचाने और फिर बनाए रखने के लिए मेरा ये कदम जरूरी ही नहीं बल्कि अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और फिर एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद विधायक सब बनाए, लोग जीते और फिर निकल लिए। झोली खाली की खाली रह गई, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति न आए, सोचना जरूरी था। वहीं पर सांसद ने लिखा है कि सवाल उठाइए लेकिन जानिए
आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई भी दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा जा सकता था। पर भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इसलिए इतिहास की घटनाओं से यही मैं सबक ली है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अचानक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने दिल्ली का घर छोड़कर के बाकी पूरी संपत्ति पार्टी को दान करने की घोषणा की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 5 साल तक अपने सहकार आय का 90% हिस्सा भी जनसुराज को देने का वादा किया है। ये कदम ऐसे समय पर लिया गया जब पिछला चुनाव लड़कर के पार्टी 238 सीटों में से एक भी नहीं जीत पाई। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि हार के बाद अब समर्पण का वक्त है और सियासत त्याग से नहीं बल्कि संघर्ष से जीती जाएगी। उन्होंने ये घोषणा चंपारण के गांधी आश्रम में 24 घंटे के उपवास के बाद की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब पार्टी का अगला चरण गांव से उठेगा, जब मंच से नहीं। जब 15 जनवरी से हर वार्ड में जाकर के पार्टी सरकारी वादों की हकीकत जनता के सामने रखेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार की महिलाओं को दिए जाने वाले 10,000 रुपए बिना शर्त दिए गए, लेकिन 2 लाख के लिए अफसरों ने अड़चन खड़ी की। जनसुराज अब 1.5 करोड़ महिलाओं के फॉर्म भरवाने की मुहिम शुरू करेगा। उन्होंने कहा है कि या तो सरकार पैसा दे या महिलाएं सीख ले कि वोट अब बिकने वाली चीज नहीं है। बिहार में वोट की कीमत 5 रुपए 50 पैसे रोज बताकर के उन्होंने सत्ता पर बड़ा हमला बोला है। जब प्रशांत किशोर ने जनता से सालाना कम से कम 1,000 रुपए पार्टी को दान करने की अपील की है। उनका कहना है कि अब वे केवल उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो आर्थिक रूप से पार्टी को सहयोग देंगे। उन्होंने कहा है कि आंदोलन चलाने के लिए संकल्प से पहले संसाधन जरूरी है। उनके मुताबिक राजनीतिक लड़ाई केवल भाषणों से नहीं बल्कि संगठन और फिर फंड के दम पर जीती जाती है। उन्होंने खुद को आंदोलनकारी बताते हुए कहा कि वे सियासी दलों की तरह सत्ता लोलुप नहीं है। उनका लक्ष्य बिहार की शासन व्यवस्था में ढांचे का बदलाव करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले महीनों में प्रत्येक वार्ड में जनसुराज कार्यकर्ता दस्तक देंगे, जहां महिलाओं को फॉर्म भरवा करके सरकारी कार्यालय में जमा करवाएंगे। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि अफसरों ने प्रक्रिया इतनी कठिन बना दी है कि गरीब महिलाएं समझ में नहीं सकती है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनसुराज इस लड़ाई को आंदोलन का रूप देगा, जहां उनका विश्वास है कि जब करोड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरेगी तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी निजी संपत्ति दान करना सामान्य राजनीतिक कदम नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। जब प्रशांत किशोर अपने फैसले से बताना चाहते हैं कि नई राजनीति केवल बातों से नहीं बल्कि निजी हित त्याग करके शुरू होती है, जहाँ दिल्ली का घर परिवार के लिए छोड़ना और बाकी सब कुछ दान करना उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये देखा जा रहा है कि क्या जनता इसे त्याग मानेगी या फिर चुनावी रणनीति। खुद प्रशांत किशोर ने कहा है कि हार अब स्वाभिमान की लड़ाई में बदल चुकी है। दोस्तों, क्या बिहार में अपराधियों पर योगी मॉडल का कानून लागू होगा? दरअसल बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, जिसको लेकर के लोग कयास लगा रहे हैं। जब बिहार में 20 साल के बाद गृह विभाग का कमान नीतीश कुमार के हाथ से निकल करके सम्राट चौधरी के हाथों में गई है। मतलब अब सम्राट चौधरी के पास ही बिहार की पूरी कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी के पास ही बिहार की पुलिस को नियंत्रित करने का अधिकार होगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार में भी योगी की पुलिस की तरह अपराधियों पर कार्रवाई होगी। जब बिहार में सरकार बनाने से पहले कई मौके पर सम्राट चौधरी ये कह चुके हैं कि अपराधियों को किसी तरह हालात बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कई बार बिहार में यूपी मॉडल भी लागू करने की बात कही है। साफ है कि बिहार में अपराधियों का इनकाउंटर और फिर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो सकती है। वहीं पर कानून व्यवस्था की पूरी कमान, पूरा पुलिस विभाग, डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और सस्पेंशन एसपी, डीआईजी, आईजी जैसे पदों पर किसको कहां रखना है गृह मंत्री करेंगे। ये अधिकार राजनीतिक और फिर प्रशासनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, एसआईआर पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। जब उन्होंने कहा कि देखा किस तरह इस बार बिहार में चुनाव हुआ और वहां पर एक तरफा वोट हासिल हुई बीजेपी को, और ये वोट नहीं बल्कि एसआईआर का कमाल है और साथ ही साथ वोट चोरी का कमाल है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, कांग्रेस आदि विपक्षी पार्टियों को मिलकर के अच्छे वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत है। आगे वह कहते हैं कि बीजेपी जो खेल करना चाहती है वह खेल बिहार में देखने को मिला। उन्होंने चुनाव आयुक्त को बीजेपी के साथ मिलकर के काम करने का भी आरोप लगाया है। जब बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आरजेडी
ली वह तमाम सीटें हार गई जहां पर तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर चेहरा थे। एसआईआर के चलते बिहार में सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के समय मिलना चाहिए ताकि किसी अन्य राज्यों में परेशानी न हो। एसआईआर पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उस समय एसआईआर करवाया जा रहा है जब राज्य में सबसे अधिक शादियां हो रही है। उन्होंने एसआईआर को लेकर के समय सीमा न बढ़ाने को लेकर भी आरोप लगाया है। दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कल सीमांचल दौरे के अंतर्गत बायसी और फिर अमूल विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एआईएमआईएम के उम्मीदवार की जीत के लिए जनता को शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब तक सीमांचल का विकास नहीं होगा तब तक इन विधायकों को बैठने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये लगातार क्षेत्र से लेकर के सचिवालय तक का दौरा करके सीमांचल का विकास करेंगे, जो ये उनकी प्राथमिकता में होगी। उन्होंने नीतीश कुमार से गुजारिश भी किया है कि वे सीमांचल को नजरअंदाज नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीमांचल पसमानदा इलाका जरूर है, लेकिन यहाँ की जनता संजीदा है, इसलिए यहाँ की जनता की तरक्की सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए वे और फिर उनकी पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनका हक दिलाकर ही दम लेंगे। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सरवत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए भेजा है। अपने भावनात्मक पत्र में उन्होंने कहा कि वे भारी मन लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ पद छोड़ रही है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को मात्र 4% प्रतिनिधित्व दिया गया, जो उनके लिए अत्यंत निराशाजनक रहा। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने खुद को नैतिक रूप से जिम्मेदार बताया है। उन्होंने लिखा है कि महिला नेतृत्व और फिर राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य इस चुनाव में पूरा नहीं हो सका और यही उनके त्यागपत्र का मुख्य कारण है। दोस्तों, नीतीश कुमार को कितनी सैलरी मिलती है क्या आपको पता है? और साथ ही साथ क्या आपको ये भी पता है कि नीतीश कुमार को सैलरी के साथ भी पेंशन क्यों मिलती है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार में एक बार फिर से सुशासन बाबू की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है। नीतीश कुमार के साथ उनकी नई नवेली सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री और फिर 24 मंत्रियों ने शपथ ली है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में प्रचंड बहुमत पाकर की सरकार बना चुके नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो गई है। इसकी वजह है कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर मोटी सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ पेंशन के तौर पर भी भारी भरकम रकम हर महीने मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री की पद की सैलरी की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार की सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए महीना है। इसके अलावा सरकारी आवास, वाहन, ऑफिस और फिर हाई सिक्योरिटी के अलावा अन्य सुविधाएं और फिर महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा विधायक और फिर सांसद के तौर पर नीतीश कुमार हर महीने पेंशन के भी हकदार हैं। एक न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक सांसद के तौर पर उन्हें करीब 68,500 रुपए पेंशन और विधायक के तौर पर भी मिलती है और लगभग 1,38,000 रुपए पेंशन मिलती है। कुल मिलाकर उन्हें कुल पेंशन 2,30,000 रुपए हैं। जब पेंशन में 6 महीनों में महंगाई भत्ता डीए भी मिलेगा। और पर सैलरी के मुताबिक पेंशन तो कम है, लेकिन सैलरी 2.5 लाख रुपए और पेंशन 2,03,000 रुपए मिलती है। इस लिहाज से नीतीश कुमार को हर महीने सैलरी और पेंशन के तौर पर लगभग 5 लाख रुपए मिलते हैं। जहाँ 1989 से 2004 तक लगभग 15 साल तक सांसद रहे, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें हर महीने 31,000 रुपए पेंशन मिलती है। फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने पूर्व सांसदों की पेंशन 24% बढ़ा दी है और न्यूनतम पेंशन अब 31,000 रुपए प्रति माह है। साथ ही अगर सांसद कार्यालय पूरा करता है तो फिर वे हर साल सेवा 5 साल से अधिक पर अतिरिक्त पेंशन 2,500 रुपए माह कर दी गई है। बतौर सांसद नीतीश कुमार को 31,000, 37,000 बराबर 68,500 रुपए पेंशन मिलती है। वहाँ पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वे नायाब हीरा है जो लगभग हर चुनाव में विधानसभा पहुंचे हैं। यह नीतीश कुमार पहली बार 1985 में बिहार विधायक बने हैं, बिहार के विधायक बने। या उनके पहले कार्यकाल की 45,000 पेंशन तय है। या सांसद की ही तरह विधायक के कार्यकाल के अनुसार उनकी पेंशन की गणना होती है, जहां उन्हें पूरी पेंशन मिलने के बजाय पेंशन हर साल 4,000 रुपए बढ़ती जाएगी। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की है। रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव 30 वोट के मामूली अंतर से जीत दर्ज। वे बसपा के इकलौते विधायक बन गए। जब विधायक बनने के बाद सतीश कुमार सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने गए थे। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद वे चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दूं कि बसपा ने बिहार में 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहाँ
बक्सर जिले की रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। यहाँ पर राजद के दिग्गज नेता जगदानंद सिंह के छोटे बेटे और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजित कुमार चुनावी मैदान में थे। उनको हार का सामना करना पड़ गया। रामगढ़ विधानसभा में मतगणना के दौरान बसपा और फिर बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बसपा के सतीश सिंह यादव को मात्र 30 वोटों से जीत हासिल की, 30 वोटों से। इस सीट पर बसपा उम्मीदवार को भाजपा और फिर राजद उम्मीदवारों के त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ा। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के मौजूदा विधायक अशोक सिंह को 72,659 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर राजद के अजित कुमार रहे। बसपा की इसी सीट पर जीत हुई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक विधायक ही बहुजन समाज पार्टी का बन पाया है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को उनका विभाग भी सौंप दिया गया है। जी हाँ, इसकी आधिकारिक जानकारी शाम में आई है। जहाँ गृह विभाग जो कि हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा था, अब वो बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास चला गया, जिसके चलते बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी की ओर से इसको लेकर के सवाल उठाया गया है। आरजेडी का कहना है कि अब सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर चलेगी। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान जारी करके कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से चक्रव्यूह रचा था और भुंजा पार्टी को माध्यम बनाया गया था, उसमें वे सफल हो गई। उन्होंने कहा है कि हम लोग पहले से कह रहे थे कि नीतीश कुमार सिर्फ इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल बीजेपी उनके चेहरे के नाम पर खेलेगी। आज जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, इससे साफ संकेत है कि जेडीयू और एनडीए की राजनीति बीजेपी के माध्यम से चलेगी। एजाज अहमद ने आगे कहा कि बीजेपी ने पहले ही ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था कि नीतीश कुमार और उनकी राजनीति पूरी तरीके से अब बीजेपी के इर्द गिर्द है। नीतीश कुमार द्वारा 20 सालों तक गृह विभाग संभालने के बाद आज बीजेपी ने जिस तरह से उनसे गृह विभाग लिया है, इससे दिख रहा है कि बिहार में अब सरकार बीजेपी की नीति और फिर उसके विचारों पर चलेगी। आपको बता दूं कि एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। इसमें 14 बीजेपी से, जेडीयू से 8, एलजेपी से 2 और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर आरएलएम से एक मंत्री बनाए गए हैं। अभी कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी है। आगे कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर इनका विभाग कम हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से ठंड के तेवर थोड़े से नरम पड़े हैं। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे राहत का एहसास हुआ है। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कोहरे ने मौसम की पूरी तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। रात और सुबह के समय ऐसा घना कोहरा छा रहा है कि सड़कें गायब सी दिख रही है, जब वाहन धीमी रफ्तार पर चल रही है और फिर कई जगहों पर ट्रैफिक सिस्टम प्रभावित हो रहा है। जब मौसम सेवा केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा है कि यात्रा जरूरी हो तभी घर से निकले, वरना सावधान रहें। आईएमडी और फिर बिहार मौसम सेवा केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए कोहरे का बड़ा अलर्ट जारी किया है, जहां देर रात और फिर सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है। जब प्रभावित जिलों में पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, नालंदा से लेकर के पूर्वी पश्चिमी चंपारण तक कई शहर शामिल है। कई शहरों में सुबह की शुरुआत ही धुंध की मोटी परत से हो रही है, जो लोगों को 10 से 20 मीटर तक साफ नजर नहीं आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस यात्री और फिर हाईवे पर चलने वाले गाड़ियों के लिए ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जब मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि कोहरा अगले 48 घंटे तक परेशान कर सकता है। जब पिछले कई दिनों से चली तेज पछुआ हवा ने बिहार को कड़ाके की ठंड में ढकेल दिया था। कई जगहों पर रात का तापमान 1 अंक में पहुंच चुका था। अब पछुआ हवा कमजोर हुई है, जिससे तापमान थोड़ा ऊपर आया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर लेसी सिंह कौन है, जिन्हें बिहार में कैबिनेट में मंत्री पद मिला है? दरअसल बिहार की जाने मानी और फिर सबसे चहेती नेता लेसी सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। जब पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतने वाली लेसी सिंह को 20 नवंबर 2025 को 7वीं बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जब वे बिहार की उन ताकतवर महिला नेताओं में गिनी जाती है जिन्होंने लंबी राजनीतिक यात्रा तय की है और अपने इलाके के साथ साथ पूरे बिहार में मजबूत पहचान बनाई है। अब जब उन्हें बिहार कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, तो फिर हम आपको उनके जीवन, संघर्ष और फिर राजनीति के जरूरी पड़ाव के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि लेसी सिंह का जन्म 5 जनवरी 1974 को पूर्णिया जिले के सरसी गांव में हुआ था। वे एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन बचपन से ही उनके अंदर नेतृत्व की भावना और फिर समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रही थी। जब से उन्होंने होश संभाला तभी से वे सामाजिक कामों में एक्टिव रही है और फिर गाँव के लोगों की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करने की कोशिश करती थी। जब लेसी सिंह ने 1995 में राजनीति में कदम रखा था, यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। जब साल 2000 में वो पहली बार धमदाहा विधानसभा से विधायक चुनी गई, जब यहीं से उनका असली
पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। ये जीत उसके लिए बहुत मायने रखती थी। हालांकि इसी समय उनके जीवन में बड़ा दुख भी आया जब वो विधायक बनी। उसी के कुछ महीने बाद ही उनके पति की हत्या कर दी गई। इतना बड़ा दुख मिलने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनके लिए ये सब आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और फिर पूरी ताकत से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करती रही। जब फरवरी 2005 में फिर से विधायक चुनी गई, 2005 के अक्टूबर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हार भी उनके हौसले को कम नहीं कर सकी। 2010, 15 और 20 में लगातार जीत हासिल की। 2015 में धमदाहा से छठी बार विजय हुई। धमदाहा की जनता का उन पर भरोसा लगातार बढ़ता गया और वे इस क्षेत्र में पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा बनकर के सामने आई। जब वहीं पर आपको बता दें कि राजनीति में मजबूत पकड़ और फिर संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए साल 2007 में नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष बना दिया। जहाँ उनके कार्यकाल की खास बात यह रही है कि वे पूरे बिहार में महिलाओं से जुड़े मामलों की सक्रिय आवाज बनी। इससे पहले वे पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही है। इन भूमिकाओं ने उन्हें राज्य भर में एक जानी पहचानी और फिर भरोसेमंद नेता बना दिया। दोस्तों, किशनगंज में लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा है, जहां लड़कियों को यहां पर रेड लाइट एरिया में बेचा जा रहा है। यह ताजा मामला किशनगंज का है, जहां पर मध्य प्रदेश से एक लड़की को लाकर के रेड लाइट एरिया में बेचा गया, जहां से पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। लड़की गलत काम के चंगुल में फंस चुकी थी और गुरुवार देर रात जान बचा करके वहां से भागने में सफल हुई। करीब 2 घंटे तक धान के खेतों में छिपने के बाद जब वह डरी सहमी हालात में दारुल चौक बहादुरगंज के पास घूम रही थी, तभी पुलिस की नजर उस पर पड़ी। पूछताछ में उसने रोते रोते अपनी पूरी आपबीती सुनाने के बाद पूरा मामला उजागर हुआ। जब मामला बहादुरगंज थाना क्षेत्र का है, यहाँ पर लड़की अभी पुलिस सुरक्षा में है और फिर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन मध्य प्रदेश से शनिवार को किशनगंज पहुंचेंगे, जिसके बाद उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। लड़की की आपबीती सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि मानव तस्करी और फिर लड़कियों के खरीद फरोख्त के उस काले नेटवर्क को उजागर करती है, जो अक्सर सीमांचल की आड़ में फल फूल रहा है। वहीं पर पुलिस पूछताछ में लड़की ने बताया है कि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वे पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इसी सपने को लेकर के वे पटना पहुंची, जहां उसने खान सर के बारे में इंटरनेट पर सुना था और उनसे मिलने भी पहुंची थी। लड़की के अनुसार खान सर ने उसे पढ़ाने में मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन रहने और खाने का इंतजाम खुद करने के लिए कहा। मजबूरी में वे एक मॉल में नौकरी करने लगी। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में आकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब अमोड़ में दारुस्सलाम खोला जाएगा और हर हफ्ते में 2 दिन यहाँ के विधायक यहाँ पर बैठक करेंगे और हर 6 महीने में मैं खुद यहाँ पर आऊंगा और भ्रमण करके जायजा लूंगा। जब बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अमोड़ में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की जीत हुई है, जिसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है अमोड़ में आकर के। उन्होंने आज यहाँ पर कहा कि अमोड़ में दारुस्सलाम कार्यालय खोला जाएगा, जहाँ पर क्षेत्र से जुड़े जन समस्याओं और फिर शिकायतों का निस्तारण तुरंत किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी घोषणा की है कि विधायक हफ्ते में 2 दिन दारुस्सलाम कार्यालय में बैठेंगे, ताकि जनता बिना किसी परेशानी के अपनी समस्या सीधे तौर पर रख सकेंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि जनता से किया गया वादा सिर्फ चुनावी मंच तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने घोषणा की है कि हर 6 महीने में वे खुद अमोड़ का दौरा करेंगे और कामों की जमीनी समीक्षा करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास योजना फाइलों में नहीं बल्कि मैदान में दिखे। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को जनता के सीधे संपर्क और जवाबदेही से जोड़ते हुए कहा कि कई वर्षों से सीमांचल के लोगों को नेताओं की वादा करो और फिर गायब हो जाओ वाली राजनीति से सिर्फ निराशा मिली है। उन्होंने दावा किया है कि एआईएमआईएम इस परंपरा को खत्म करेगी और अमोड़ को एक मॉडल विधानसभा के तौर पर विकसित किया जाएगा। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार दारुस्सलाम कार्यालय बनने के बाद सरकारी योजनाओं में देरी और फिर उत्पीड़न की शिकायतें सीधे दर्ज होगी। वहीं पर अधिकारी और विभाग जवाबदेही होंगे। विकास परियोजनाओं की निगरानी नियमित रूप से होगी। सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग विभाग सौंपा गया है। जहां उद्योग विभाग सौंपे गए हैं, सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले नाम किशनगंज से जुड़े भाजपा नेता और फिर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का है, जिन्हें उद्योग विभाग की कमान दी गई है। यह फैसला न सिर्फ सरकार के स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि भाजपा के अंदरूनी समीकरणों के लिहाज से भी बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। जहाँ बिहार के औद्योगिक विकास, निवेश बढ़ाने और रोजगार विस्तार जैसे अहम क्षेत्रों को मजबूत करने के
उद्देश्य से डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर भरोसा जताया गया है। माना जा रहा है कि औद्योगिक नीतियों में नई रफ्तार और निवेशकों को प्रोत्साहन देने की दिशा में अब बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का राजनीतिक और फिर प्रशासनिक अनुभव काफी लंबा रहा है। वह पहले राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वे भाजपा के कोषाध्यक्ष, MSc, MBA और फिर MPhil की पढ़ाई पूरी करने वाले एक शिक्षाविद भी रहे हैं। 2005 से 2008 तक वे बिहार राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष रहे हैं, जिसके कार्यकाल को लेकर के उनकी प्रशासनिक दक्षता में खूब चर्चा रही थी। अब उद्योग विभाग उनके खाते में आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में यानी कि बिहार में औद्योगिक माहौल को नई दिशा मिलेगी। खास करके पूर्वी बिहार और सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में रोजगार बनाने की संभावनाओं को लेकर के व्यवसायियों और फिर युवाओं के बीच सकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा राजनीतिक समीकरण जन्म ले चुका है, क्योंकि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के पास अब कैबिनेट मंत्री का पद आ चुका है। भाजपा के एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होने की संभावना बढ़ गई है। इसी के बाद से राजनीतिक गलियारों में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि भाजपा बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाएगी। इसके साथ ही जातीय समीकरण, संगठनात्मक संतुलन और फिर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, तीनों को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, AIMIM बिहार में कमाल करने के बाद एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी धन्यवाद यात्रा के तहत सीमांचल आ रहे हैं। जी हाँ, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंच रहे हैं। जहां उनके आगमन को लेकर के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी कार्यकर्ता और फिर स्थानीय विधायक भारी संख्या में जुटान की तैयारी में लगे हैं। AIMIM ने इस चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद ये एक ओवैसी का पहला दौरा है। सूत्रों के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी सुबह 10:30 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर AIMIM नेताओं की टीम उनका स्वागत करेगी। इसके तुरंत बाद वे सीधे कटिहार जिले के बलरामपुर रवाना होंगे, जहां वे जुमे की नमाज अदा करने के बाद जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कटिहार में बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है, क्योंकि चुनाव के दौरान ओवैसी ने यहां विशेष जोर दिया था। जब कटिहार के कार्यक्रम के बाद असदुद्दीन ओवैसी शाम 4 बजे पूर्णिया के बैसी पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय लोगों और फिर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे अमोर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे शाम 7 बजे एक महत्वपूर्ण जनसभा निर्धारित है। माना जा रहा है कि अमोर का कार्यक्रम काफी अहम होगा, क्योंकि ये AIMIM का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अमोर की सभा के बाद असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज जिले के दफ्तरी पहुंचेंगे और वहीं पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं पर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को ओवैसी सुबह 10 बजे किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र स्थित रहमतपरा ईदगाह मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जब कोचाधामन में AIMIM की जीत के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसके कारण यहाँ लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर क्षेत्र के विकास, वक्फ मुद्दे और फिर सीमांचल के हक पर अपनी बात रखेंगे। ईदगाह मैदान की सभा के बाद वे अररिया जिले की जोकीहाट जाएंगे और दोपहर 1 बजे तक वहां पर रहेंगे। जोकीहाट AIMIM के शीर्ष राजनीतिक केंद्र में से एक है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कई बार बड़ी रैली को संबोधित कर चुके हैं। जोकीहाट के बाद उनका काफिला सीधे बहादुरगंज पहुंचेगा, जहां दोपहर 1:30 बजे आखिरी जनसभा होगी। वहीं पर बहादुरगंज में होने वाली जनसभा को लेकर भी जबरदस्त तैयारियां चल रही है। AIMIM के स्थानीय नेताओं का कहना है कि ओवैसी हर उस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं जहां जनता ने उन्हें समर्थन दिया है। जहां लगातार 2 दिनों की व्यस्त गतिविधियों के बाद वे ठाकुरगंज होते हुए शाम को बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हैदराबाद लौट जाएंगे। वहीं पर सीमांचल में AIMIM की 5 सीटों की जीत ने इलाके की राजनीति को नई दिशा दी है। इस दौरे को चुनावी दौरे की पूर्ति और फिर क्षेत्र में पार्टी संगठन को और मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के आगमन से राजनीतिक तापमान और भी बढ़ गया है और फिर सभी दल इनके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, अररिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि किस कदर यहां पर डकैतों द्वारा बंदूक की नोक पर डकैती किया जा रहा है। अररिया जिले के फॉरबिसगंज में कल शाम उस वक्त हरकत मच गया जब दीनदयाल चौक स्थित एक प्रतिष्ठित दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं पर घटना करीब शाम 6:30 बजे की है, जब व्यवसायी सुरेंद्र कनौजिया अपने दुकान पर मौजूद थे। तभी लगभग 5 की संख्या में पहुंचे अपराधी जो
आधुनिक हथियार से लैस थे, दुकान में घुसे और फिर बंदूक के बल पर करीब 9 लाख रुपए लूट करके फरार हो गए। वहीं पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी अपराधी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के आए थे। जब दुकान में दाखिल होते ही उन्होंने कारोबारी और फिर कर्मचारियों को बंदूक का भय दिखाया और नकदी समेटनी शुरू कर दी। यह पूरा घटनाक्रम महज कुछ ही मिनटों में निपट गया था। इस दौरान बदमाशों ने किसी को भी विरोध न करने की सख्त चेतावनी दी। वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोग समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हो रहा है। वजह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाशों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और सभी बेहद संगठित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही फॉरबिसगंज पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जब पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी शुरू कर दी और फिर फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं पर पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या बदमाश पहले से दुकान का रेकी कर चुके थे, क्योंकि जिस समय दुकान में ग्राहक की संख्या कम थी उसी समय लूट को अंजाम दिया गया। जब व्यवसायी सुरेंद्र कनौजिया ने बताया है कि दुकान का पूरा दिन का कलेक्शन कैश काउंटर में रखा था, जिसे अपराधी अपने साथ ले गए। जब उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम की लूट ने उन्हें हिला करके रख दिया है और फिर यह घटना स्थानीय व्यापारियों में भी भय का माहौल पैदा कर दिया। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि दीनदयाल चौक जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की वारदात इस बात का संकेत है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। लोगों ने पुलिस से गश्ती बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी और फिर मैदानी जांच दोनों मोर्चे पर काम कर रही है। जब पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज और फिर अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक जल्द पहुंचाया जाएगा। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो एक बहुत ही बुरी खबर है आपके लिए, क्योंकि किशनगंज में कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। जहाँ कैंसर की बीमारी हर साल दुगुनी होती जा रही है। जहाँ किशनगंज में कैंसर के मामले में जिस तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है उसने पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में जहाँ पर 480 नए कैंसर मरीज सामने आए थे, वहीं पर 2023 में ये संख्या बढ़ करके 850 से अधिक हो गई है। 2 साल में करीब 77% की बढ़ोतरी किसी सामान्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़े संकट की चेतावनी है। सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में जब किसी बीमारी का दायरा इतनी तेजी से फैल रहा हो तो फिर ये व्यवस्था के साथ साथ लोगों की जीवन शैली पर भी सवाल उठता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशनगंज जिले में कैंसर का कोई भी उन्नत इलाज उपलब्ध ही नहीं है। न सरकारी अस्पताल में कीमोथेरेपी की कोई सुविधा है और न ही रेडिएशन थेरेपी उपलब्ध है और न ही कोई विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट। मरीजों को मजबूरी में सिलीगुड़ी, पटना, दिल्ली या फिर कोलकाता का रुख करना पड़ता है। यह सफर लंबा, महंगा और फिर थका होने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए असंभव जैसा हो जाता है। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, जबकि कई मरीज इलाज बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक तस्वीर को उजागर करती है। जब मामले में बढ़ोतरी के पीछे प्रमुख कारणों में तंबाकू और गुटखा का अत्यधिक सेवन, सुपारी की लत, कीटनाशकों का इस्तेमाल, दूषित पानी और अनियमित जीवन शैली का जिम्मेदार माना जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र की सामाजिक और फिर आर्थिक परिस्थिति इन आदतों को और बढ़ावा देती है। जब बहादुरगंज, ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंडों में मामले में जो असामान्य उछाल देखा गया है, ये दर्शाता है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी और फिर आधुनिक अत्यधिक गंभीर है। यहाँ पर तंबाकू उत्पादों का खुलेआम उपयोग होता है और फिर युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जहाँ किशनगंज जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक जमीन हिलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और घबराहट में घरों, दुकानों और फिर दफ्तरों से लोग बाहर निकल आए। जहाँ कई लोगों ने बताया है कि झटके इतने तेज थे कि दरवाजे और फिर खिड़कियां हिलने लगी। भूकंप ठीक 10:12 पर आया और फिर कुछ सेकंडों तक रहा, लेकिन इस अल्प समय में भी लोगों में दहशत देखने को मिली। जब भूकंप केवल किशनगंज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। कोलकाता में भी कई अपार्टमेंट में लोग बाहरी क्षेत्र में निकल आए। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में झटके ज्यादा महसूस किए गए, जहां पर लोग अचानक सड़क पर निकल आए और फिर एक दूसरे से भूकंप की जानकारी लेते रहे। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 42 किलोमीटर की दूर नरसिंहगिरी क्षेत्र में बताया गया है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई है, जिसे मध्यम श्रेणी का भूकंप माना जाता है। भूतत्व वैज्ञानिकों के अनुसार ये झटका उथले भूकंप श्रेणी में आता है, इसलिए दूर दराज इलाकों तक इसकी कंपन महसूस हुई है।
जहां अब तक किसी तरीके के नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन किशनगंज जिले के कई इलाकों में लोग दहशत में आ गए हैं। जहां कई स्कूलों और फिर व्यावसायिक संस्थानों में बच्चे और फिर कर्मचारी भी बाहर निकल आए। ठाकुरगंज के एक नागरिक ने बताया है कि अचानक जमीन हिलने लगी और दीवारें कांपने लगी, जिसके बाद लोग डर गए और खुले स्थानों में खड़े हो गए। वहीं पर भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। जब कुछ लोगों ने लिखा कि झटके हल्के थे लेकिन स्पष्ट महसूस हुए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि यह सबसे तेज झटका था जो उन्होंने लंबे समय में महसूस किया। वहीं पर पुलिस और प्रशासन की ओर से हालांकि अभी तक किसी तरह की क्षति या फिर जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पर भूकंप के झटकों के बाद जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है और फिर हालात पर नजर रखी जा रही है। जब लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित विभाग से संपर्क करें। भूगर्भीय विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की संभावना रहती है, इसलिए सुरक्षा बरतना जरूरी है। जब अभी तक किसी आफ्टर शॉक की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, सतर्कता जारी है। कुल मिलाकर के भूकंप की अवधि कुछ ही सेकंड की थी, लेकिन इसके झटकों ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है। किशनगंज जिले में आज दिन भर इस घटनाक्रमों को लेकर के चर्चा हो रही है और फिर लोग एक दूसरे से अनुभव शेयर कर रहे हैं। जब प्रशासन की ओर से स्थिति सामान्य होने की पुष्टि की गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।